गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले से जान चुके हैं कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज रीडिंग कर लेना है और उसके बाद फिर देन आपको क्या करना है कि रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखना है। इस प्रकार से आपका जो है वीडियो फिर देखने के बाद फिर से रीडिंग करना है। उससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और जिस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर मान लेते हैं कोई बात समझना नहीं है तो गूगल क्लासरूम, तो जिस तरह से सारा सब्जेक्ट का क्लासेस चल रहा है उसमें आप फिर उस चीज को अंडरलाइन करके रखिए और कुछ भी। ओके, तो आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत के ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। शिल्प वैज्ञानिक प्रगति के साथ ऊर्जा की हमारी मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा जीवन स्टाइल भी बदलता जा रहा है। हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्टाइल मतलब है लाइफ स्टाइल भी बढ़ते चला जा रहा है, बदलते जा रहा है। अपने कार्य को अधिक से अधिक करने के लिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं। आजकल पहले जो हम लोग का कार्य था, वह पहले जो कार्य था उसको हम लोग क्या करते थे, हाथों से करते थे। अब हम लोग क्या करने लगे, मशीन से। हमारी आधारभूत आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन स्तर में सुधार लाती है। ऊर्जा की हमारी मांग बढ़ने से ऊर्जा के अधिकाधिक स्रोत की खोज आवश्यक हो गई है। जैसे ऊर्जा का खपत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स ऊर्जा के लिए क्या किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खपत जब हो रहा है तो उसका ऊर्जा का स्रोत भी खोजा जा रहा है कि ऊर्जा आखिर आएगा कहाँ से, है ना। अगर जैसे हम लोग बिजली से चलित बहुत सारा चीज का हम लोगों के घरों में सामान आ गया, कई कल कारखाना बिजली से चलता है, तो बिजली खपत ज्यादा होता है। बिजली का उत्पादन भी खोजा जा रहा है कि बिजली का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्रोतों से भी हो सके। सौर ऊर्जा लगभग 5 अरब वर्षों से सूर्य वर्तमान दर पर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा का विकिरण कर रहा है और लगभग 5 अरब वर्षों तक आगे भी समान दर पर ऊर्जा विकिरण करता रहेगा। सोच लो, हमारा यह जो सौर ऊर्जा है वह लगभग कितने सालों से देते आ रहा है हम लोग को सौर ऊर्जा, 5 अरब वर्ष से लगभग, और यह ऊर्जा लगभग और आगे तक देते रहेगा, ठीक है। अच्छा, वायुमंडल से गुजरते समय इसका लगभग आधा भाग अवशोषित हो जाता है। जो वायुमंडल से आता है हमारे पास तक, तब तक वो बहुत सारा जगह में क्या हो जाता है, अवशोषित है, मतलब लगभग आधा भाग हमारे पास पहुंचता है, शेष भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। वर्ष के अधिकतर भाग तक भारत सौर ऊर्जा प्राप्त करता था। वर्ष के अधिकतर भाग तक भारत जो है सौर ऊर्जा प्राप्त करता था। अनुमानतः एक वर्ष में भारत 5000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा से अधिक ऊर्जा के तुल्य सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। इतना ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं कब, एक साल में। स्वच्छ यानी बादल रहित आकाश की परिस्थितियों के अधीन यह प्रतिदिन औसतन 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटा प्रति मीटर स्क्वायर तक बदलता है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी छोर पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर सूर्य किरणों के लंबवत उद्भासित प्रति इकाई क्षेत्रफल पहुंच रही है। सौर ऊर्जा को सौर नियतांक कहा जाता है। जो सौर ऊर्जा हम लोग निकालते हैं या सौर प्लेट से, तो वह हम लोग उसको कहते हैं सौर नियतांक। अनुमानतः यह लगभग 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, जो हम लोग यह ऊर्जा जो मिलता है 1 मीटर स्क्वायर में अगर क्षेत्रफल में देखें तो 1.4 किलोवाट हम लोग ले पाएंगे। फिर अगला दो शंकुनुमा फ्लास्क लेते हैं, एक पर सफेद रंग और दूसरे पर काला रंग पोतते हैं। एक पर सफेद रंग देते हैं, एक पर काला, तथा दोनों फ्लास्क में समान मात्रा में पानी भर देते हैं। फ्लास्कों को सीधे सूर्य प्रकाश में आधा से 1 घंटा तक रखते हैं। अब फ्लास्कों को छूते हैं। सफेद फ्लास्क की अपेक्षा काला फ्लास्क अधिक गर्म मालूम पड़ेगा। फ्लास्कों में पानी के ताप को थर्मामीटर से मापते हैं। सफेद फ्लास्क की अपेक्षा काले फ्लास्क में पानी का ताप अधिक मिलेगा। सफेद फ्लास्क जिसमें हम लोग सफेद पेंट किए थे और जिसमें काला पेंट किए तो काला फ्लास्क हो गया। तो इसमें किसमें पानी ज्यादा गर्म रहा मिला हमको थर्मामीटर से नापने से, तो काला फ्लास्क में। तो यही बात है। सौर कुकर या सोलर कुकर, सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में काली सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है।
सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में अगर देखें तो काली सतह हम लोगों को अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। सौर कुकर और सौर जल उष्मक अपनी क्रियाविधि में इसी गुण का उपयोग करती है। बोला है सौर कुकर और सौर जल उष्मक जो है अपनी क्रियाविधि में यही गुण ज्यादा उपयोग करती है। चित्र 6.6 में एक बॉक्स प्रकार का सौर कूलर दिखाया गया है। इसमें धातु का बना दोहरी दीवार वाला एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें एक समतल दर्पण एक विशेष कोण पर लगा होता है। यह जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उस तरह से कोण के द्वारा एक लगा हुआ रहता है कि इतना लगभग एंगल में वो रहेगा ताकि वह सूर्य प्रकाश को बॉक्स के भीतर परावर्तित कर सके। सूर्य प्रकाश उस पर पड़े और उसको परावर्तित करके कहाँ देगा? बॉक्स के अंदर। उष्मारोधी पदार्थ जैसे कांच की रुई दीवारों के बीच भरी होती है, मतलब ताकि वो उष्मा उससे बाहर निकल ना पाए, इसलिए उसके चारों तरफ दीवार में क्या बना रहता है? रुई। बॉक्स की भीतरी दीवारों में काले रंग से रंगी होती है। जिस खाद्य पदार्थ का पकाना होता है उसे छिछले बर्तन में रखा जाता है। इस बर्तन की बाहरी सतह भी काली रंग की होती है। इस बर्तन को बॉक्स के अंदर रखा जाता है। बॉक्स की ऊपरी सतह कांच की प्लेट से ढकी दी जाती है। यह कांच प्लेट लघु तरंगदैर्घ्य वाले सौर अवरक्त विकिरण को बॉक्स के अंदर जाने देता है, किंतु गर्म होने पर उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले अवरक्त विकिरण को बाहर जाने नहीं देता। सूर्य प्रकाश में रखने पर 2-3 घंटों में कुकर अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री तक हो जा सकता है। यह अवधि धूप की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह जो टेम्परेचर अंदर का काला किया हुआ रहता है उसमें करीब वह कुकर टाइप का बना रहता है। 2 से 3 घंटे में उसके अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है? खाना तीव्रता से पक जाता है। लाभ, सौर कुकर सस्ता होता है। अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखा जा सकता है, इसलिए वे एक साथ पकाया जाए। मतलब अलग अलग बर्तन में एक साथ हम रख सकते हैं। सब्जी पका रहे हैं, मटर पका रहे हैं, पनीर पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, एक साथ रख सकते हैं और एक साथ पक जाएगा। ये कुकर ईंधन जैसा जलवाहन या जलावन, लकड़ी, एलपीजी आदि की खपत कम करता है। मतलब ये कुकर अगर हम लोग लेते हैं इसमें हमको कोई प्रकार का ईंधन नहीं लगता तो इसका ईंधन कम खर्च हुआ। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता, सबसे बड़ा बात है ये धुआं उत्पन्न नहीं करता। अच्छा, अलाभ यानी हानि, सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन के समय ही किया जा सकता है। हम रात में सोचेंगे कि सौर कुकर से खाना पकाने दे दिए छत पे तो पक्का है कि अगला दिन सुबह 10, 11, 12 बजे तक बनकर तैयार होगा, क्योंकि यह तो रात में धूप रहेगा नहीं। अच्छा, सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इनका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जाता है। जहाँ गर्म ज्यादा जलवायु है वही होगा, जहाँ ठंडा जलवायु वहां पे इसका काम ज्यादा नहीं हो पाएगा। जाड़े और बादल वाले दिनों में यह भोजन पकाने में लंबा समय लेता है। जहाँ जाड़ा वाला रहेगा समय और जहाँ पे बादल खूब छाया हुआ है मान लो जब मौसम में, तब भी यह खाना नहीं पका पाएगा। भोजन तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया सकता। हम लोग सौर कुकर से सोचेंगे कि भोजन को तले, रोटी पकाए तो नहीं हो पाएगा। अब है सौर सेल, उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा की सीधी विद्युत में बदलती है सौर सेल कहलाता है। जो सेल या जो विधि या जो युक्ति सीधे सौर ऊर्जा को किस रूप में बदल दे? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको क्या कहेंगे? सौर सेल। एक साधारण सौर सेल में अर्धचालक सिलिकॉन की पतली पट्टी होती है जिसमें आर्सेनिक के कुछ परमाणु अंतः स्थापित होते हैं। इस पट्टी पर सिलिकॉन और बोरॉन की पतली परत चढ़ी होती है। इसी पर क्या चढ़ी होती है? तो बोरॉन और सिलिकॉन का जो है पतला परत चढ़ा था। एक प्रारूपी और सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करता है और लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। सोचो, बोला एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करता है और लगभग 0.7 वाट विद्युत हमको उत्पन्न करता है जब उसे सूर्य से उद्भासित किया जाता है। बड़ी संख्या में सौर सेल को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारा सौर सेल लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे? सौर सेल पैनल। सौर सेल पैनल व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकता है। सौर सेल पैनल विशेष रूप में डिजाइन किए गए आनत छत शिखर पर लगाया जाता है। मतलब बहुत सारी जगहों पे देखोगे छत पे क्या लगा रहता है? ये सौर सेल पैनल लगा रहता है, तो ताकि उन पर अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो, जैसा कि चित्र में भी देख रहे हो तुम लोग। सौर सेलों के लाभ और अलाभ निम्नलिखित हैं। सौर सेलों को कोई चल हिस्से नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी चलने वाला हिस्सा नहीं होता, एक जगह स्टैंड रखना है। कम रख रखाव की जरूरत होती है और किसी फोकसिंग युक्ति
के उपयोग के बिना ही संतोषजनक कार्य करते हैं। मतलब इसका रख रखाव का जरूरत नहीं होता है, किसी प्रकार का फोक्सी युक्त हमको इसको जरूरत नहीं होता। सुदूर और आगम्य पल्लियों या बहुत कम बसे हुए क्षेत्रों जिनमें शक्ति संरचना या संचरण लाइन खर्चीला हो सकता है और व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता, में इनको स्थापित किया जा सकता है। जहाँ पे इसका दिखता है कि न आदमी ज्यादा बसा हुआ है, न बिजली आया है, न कुछ आया है, तो वहां पे इस सौर सेल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उच्च कीमत और निम्न दक्षता, मतलब इसकी कीमत ज्यादा है और दक्षता भी निम्न है, बहुत कम है के बावजूद सौर सेलों का उपयोग वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए होता है। मतलब इसका उपयोग किस के लिए होता है, तो वैज्ञानिक तौर पर भी हो सकता है और शिल्प वैज्ञानिक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष प्रोब में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में सौर सेल का उपयोग है। जो हम लोग ऊपर में अंतरिक्ष यान भेजते हैं बहुत सारा, है ना, उन सभी पर अंतरिक्ष में हमारा यही सौर सेल लगा के भेजा जाता है, ताकि उसमें जो भी ऊर्जा मिलेगा किससे मिलेगा, सूर्य से। यातायात सिग्नलों, कैलकुलेटरों और अनेक खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। बहुत सारा खिलौना ऐसा होता है या कैलकुलेटर भी देखा होगा जिसमें सौर सेल लगा होता है। रेडियो या बेतार संचार प्रणाली या सुदूर स्थानों में टीवी रिले स्टेशन और सौर सेल पैनल का उपयोग करता है। जहाँ पे मान लो बहुत दूर दूर क्षेत्र में टीवी चैनल लगा हुआ है, वहाँ कैसे वो टीवी चैनल वाला काम करता है टावर, तो सौर सेल लगा रहता है। अलाव सिलिकॉन जो सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रकृति से में भरपूर है, किंतु सौर सेल को बनाने के लिए विशिष्ट ग्रेड वाले सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। मतलब ये सिलिकॉन हमारे प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में, बट जो ये इसको सौर सेल बनाता है उसके लिए सिलिकॉन ग्रेड जो चाहिए बहुत अच्छा किस्म का चाहिए। निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया अभी भी बहुत खर्चीली है। पैनल के सेलों के अंतर संबंध के लिए प्रयुक्त चांदी इसकी कीमत को और भी बढ़ा देता है। क्योंकि चांदी का इसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जो है इसका कीमत बढ़ गया। उच्च कीमत के कारण सौर सेलों को घरेलू उपयोग सीमित है। बोल रहा है इसका कीमत ज्यादा होने के कारण इसका उपयोग लगभग सीमित है, सब जगह नहीं हो रहा है। सागर से ऊर्जा, देखो ज्वारीय ऊर्जा घूमती पृथ्वी पर मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण यानी समुद्र में पानी का तल उठता और गिरता है। मतलब हमारा ज्वार और भाटा जो समुद्र में आता है, ज्वार और भाटा, वो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे शाम होगा उसमें ज्वार जो है ऊपर ज्यादा उठेगा, है ना, क्योंकि चंद्रमा नजदीक आ जाता है। इस तरह से तो इस घटना को उच्च और निम्न ज्वार कहते हैं और सागर तलों में यह अंतर हमें ज्वारीय ऊर्जा देता है। मतलब जहाँ सागर का तल होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वह जो सौर करें ज्वार जो है ऊपर जो उठ के जाता है उसमें वह वहां पे लगा हुआ क्या रहेगा, टरबाइन। सागर के निकट संकीर्ण मुख के आड़े बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है। जहाँ ऐसे बांध बनाए जा सकते हैं परंतु वैसे स्थान सीमित हैं। यह स्थान सब जगह नहीं बनाया जाएगा, इसलिए यह स्थान क्या है, सीमित है। उच्च ज्वार के दौरान सागर में पानी का तल चढ़ता है। जब पानी का तल गिरना शुरू करता है तो बांध के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जब पानी का ज्वार ऊपर चढ़ता है और ऊपर से जब गिर जाता है तो उसका द्वार बंद कर दिया जाता है। अब बांध के द्वार खोल दिए जाते हैं और पानी को निम्नतर तल तक गिरने दिया जाता है। इस गिरते हुए पानी का उपयोग विद्युत जनित्रों को जुड़े टरबाइन को चलाने में किया जाता है। और जब ये पानी निकलता है अंदर से फिर बाहर जाएगा तो टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन को क्या करता है, ये घुमाता है पानी। टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में बदलता है और यही टरबाइन क्या करता है, ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, जैसा कि चित्र में दिखा रहा है। अब है तरंग ऊर्जा। सागर तट के निकट विशाल तरंगों द्वारा अधिकृत गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए समान ढंग से किया जा सकता है। सागर के आरे बहते तेज पवनों द्वारा तरंगे उत्पन्न की जाती। तरंग ऊर्जा व्यवहार्य होगी जहां तरंगे बहुत प्रबल है। टरबाइन को घुमाने और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न के लिए तरंग ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां विकसित की गई है, जैसे दोलायमान पानी स्तंभ, सतह, अनुगामी और फोकस युक्ति। ये सब जो है क्या है, तरंगीय ऊर्जा के द्वारा काम करता है। अब है महासागर तापीय ऊर्जा। सागर या महासागर की सतह पर स्थित पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है, जबकि इसकी गहराई में स्थित पानी अपेक्षाकृत ठंड होता है। मतलब सतह में पानी सूर्य के द्वारा गर्म हो जाता है,
बट जो गहराई में पानी जाएगा वो किससे क्या रहता है, ठंड रहता है। ताप में अंतर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्रों में किया जाता है। ये संयंत्र तभी काम कर सकते हैं जब सतह पर पानी और 2 किलोमीटर गहराई तक पानी के बीच ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है तथा द्रव के वाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई से ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है और वाष्प को फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। मतलब जैसे पानी जहाँ गर्म होगा 20 डिग्री सेल्सियस के लमसम, तो वहाँ वाष्प उठना चालू होगा, तो उसमें बोला गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है। किसको उबालेगा, अमोनिया को। अब उबालने के बाद द्रव से वाष्प उपयोग होगा और वाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को, जनित्र मतलब जनरेटर का टरबाइन को चलाएगा और उसके बाद महासागर की गहराई में ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है और वाष्प को फिर से द्रव में संघनित किया जाता है और फिर से उसको क्या किया जाता है, वाष्प जो है फिर से पानी के रूप में बदल जाता है। संघनित मतलब ये हुआ। अब सागर से ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये सब हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, सागर से, की संभावना काफी अधिक है किंतु दक्ष व्यावसायिक उपयोग कठिन है। मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इसका ऊर्जा मिल सकता है, लेकिन क्या है, यह मिलने के लिए मिल जाएगा लेकिन इसका व्यावसायिक रूप में अगर देखा जाए ये बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग जल्दी उपयोग नहीं कर पाते हैं। ध्यान दें, जीव द्रव्यमान, पवन और महासागरीय तापीय ऊर्जा के अंतिम स्रोत सूर्य है। मतलब सब चीज से रूप से अगर देखा जाए तो यह ऊर्जा सबका स्रोत कहाँ से आ रहा है, सूर्य से। भू उष्मीय ऊर्जा, भूवैज्ञानिकों परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के परिपट्टी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं और निश्चित क्षेत्रों में फंस जाते हैं, जिन्हें गर्म स्पॉट यानी गर्म क्षेत्र कहते हैं। जब भूमिगत पानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी उस क्षेत्र के गर्म पानी के निकास पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं। इन निकासों को गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्म झरना या स्रोत। चट्टानों में फंसी भाप पाइप से हटकर या होकर टरबाइन तक भेजी जाती है। यहाँ से भाप कहाँ जाता है, टरबाइन पर, और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। उत्पादन की कीमत अधिक नहीं होगी किंतु व्यावसायिक रूप से बहुत कम व्यवहार्य स्थान है जहाँ भू-उष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। भू-उष्मीय ऊर्जा का परिचालन पर आधारित अनेक शक्ति संयंत्र न्यूजीलैंड और अमेरिका में है। जैसे तुम लोग सभी को लगभग यहाँ पे सूर्य कुंड देखे हो, है ना, बौद्ध गया में भी सूर्य कुंड है और यहाँ तुमको एक तो इधर गिरिडीह जिला में भी एक पड़ता है सूर्य कुंड। मतलब लमसम तुम लोग इस चीज को देखे होगे कि जमीन के अंदर से गर्म पानी आ रहा है, ठीक है, उससे भाप निकल रहा है। तो ये अभी तक खोज नहीं हुआ क्यों आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, उसको मतलब नहीं। मतलब हम लोग जब गर्म पानी आ रहा है तो उस गर्म पानी के भाप को एकत्रित करके टरबाइन चलाया जाता है और वह टरबाइन जब चलेगा तो क्या होगा, विद्युत जनित्र घूमेगा और विद्युत जनित्र घूमेगा तो हमारा विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरीका से होता है। भू-उष्मीय ऊर्जा के लाभ, सौर और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न भू-उष्मीय संयंत्र रात दिन कार्य कर सकता है। ये जो भू-उष्मीय ऊर्जा है, ये सौर और ज्वारीय ऊर्जा को अगर देखें तो उनकी अपेक्षा ये दिन और रात हमेशा काम कर सकता है। भू-उष्मीय ऊर्जा लगभग प्रदूषण मुक्त होता है क्योंकि हम लोग इसके लिए कोई कोयला जलाते नहीं है, डीजल जलाते नहीं है, तो प्रदूषण मुक्त हुआ। कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू-उष्मीय संयंत्र का चलाना सस्ता होता है। कोयला आधारित जो संयंत्र है उससे अपेक्षा हमारा क्या है कि यह जो भू-उष्मीय ऊर्जा वाला क्षेत्र है वो ज्यादा आसान है और सस्ता भी है। ऊर्जा का यह स्रोत मुफ्त और नवीकरणीय है। यह क्या है, मुफ्त में मिल रहा है और साथ ही साथ नवीकरणीय है। अच्छा, अब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है और नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसा एक भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्षित होता है तो वे हल्के नाभिकों में टूट सकते हैं। जब यह किया जाता है तो ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है। यदि मूल नाभिक का द्रव्यमान अलग अलग उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से मात्र थोड़ा अधिक होता है, उदाहरणार्थ यूरेनियम के एक परमाणु का विखंडन कोयला से कार्बन के एक परमाणु के दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का 1 करोड़ गुना ऊर्जा उत्पन्न करता है।
विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया अभिकल्पित, मतलब जो कल्पना करके जो हम लोग करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में एक ऐसा नाभिकीय ईंधन स्वयोजित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का हिस्सा हो सकता है जो नियंत्रित दर पर ऊर्जा निर्मुक्त करती है। निर्मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप उत्पन्न करने और विद्युत बल्ब उत्पादन के लिए किया जा सकता है। देखो, जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं, लगभग जल रहा है, उसको हम लोग रोकते हैं, लोग रोक नहीं पाते हैं, लेकिन यह नाभिकीय ऊर्जा जो है वो यूरेनियम को विस्फोट करेगा। यह एक प्रकार का परमाणु बम है। तो जब हम लोग उसको नियंत्रित करके अगर न्यूट्रॉन का प्रभावित करते हैं उस पे, तो वह विस्फोट नहीं करेगा, अर्थात बम नहीं बनेगा। अगर उसका जो विभाजन होता है, जब विस्फोट होगा तो बार बार न्यूट्रॉन जो बनेगा उसको विस्फोट करने के लिए, उसको अगर नियंत्रित रूप में हम विस्फोट करें परमाणु को, तो क्या होगा, हमारा यह नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा हमको तापीय ऊर्जा देगा। और यह तापीय ऊर्जा जो हमको देगा उससे हम नाभिकीय तापीय ऊर्जा कहेंगे। और इसको जो हम उपयोग करेंगे क्या चीज, रिएक्टर टरबाइन चलाने में, और टरबाइन चला के हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में मूल नाभिक और उत्पादक नाभिक के बीच द्रव्यमान में अंतर होता है। यहाँ पे डेल्टा एम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा ऊर्जा E, बड़ा E में रखा है, ऊर्जा को में बदल देता है। E इक्वल टू डेल्टा mc² होता है, जहाँ C प्रकाश की चाल, C क्या है, प्रकाश की चाल। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उपयुक्त समीकरण को सर्वप्रथम उत्पादित किया था। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, जहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1602 गुना 10⁻⁻19 जूल। उपयुक्त समीकरण से यह दिखाया जा सकता है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक ऊर्जा के लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV के तुल्य होता है। मतलब एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी 1 U लगभग कितना MeV के बराबर होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तारापुर राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कप्परापुर गुजरात में और कैगा कर्नाटक में स्थित नाभिकीय शक्ति रिएक्टर को हमारे देश की कुल ऊर्जा उत्पादन का क्षमता का 3% से कम संस्थापित क्षमता है। तथापि अनेक औद्योगिक देशों नाभिकीय रिएक्टरों से अपनी विद्युत शक्ति आवश्यकता पूर्ति का 30% से अधिक पूरा करता है। अर्थात यह जो नाभिकीय रिएक्टर से पूर्ति है, लगभग हमारे देश में नहीं कई देशों में अपने उत्पादन जितना विद्युत करता है उसका 30% से लगभग करता है। खतरा, आखिर इससे खतरा क्या है? नाभिकीय शक्ति उत्पादन का प्रमुख खतरा खर्च किए ईंधन का भंडारण है। जो खर्च हम कर रहे हैं ईंधन, उसका भंडारण का है और निपटाना है और उसको डिस्पोजल भी करना है। यूरेनियम का अभी भी 6 हानिकारक उप परमाणु कणों में हो रहा है। अनुपयुक्त नाभिकीय अपशिष्ट भंडारण और निपटान का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरण के आकस्मिक क्षरण का खतरा भी रहता है। मतलब जहाँ पे यह इसका उपयोग होता है उसमें से जो उसका कचरा निकलता है वो कचरा भी बहुत हानिकारक है। साथ ही साथ यह ऐसा भी हो सकता है कि यह लीक हो जाए। अगर लीक हो गया तो बहुत बड़ा हानि हो सकता है, इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा है। अलाभ यानी हानि, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की उच्च कीमत, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की सीमित उपलब्धता नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग निषेधक बनाता है। मतलब इसका बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। दूसरा बात, ये प्रदूषण बहुत फैलाता है। यूरेनियम की सीमित उपलब्धता है, यूरेनियम बहुत मात्रा में हमारे पास नहीं है। नाभिकीय शस्त्रास्त्र, नाभिकीय शक्ति स्टेशन के डिजाइन करने के पहले नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए किया गया था। नाभिकीय शस्त्र यानी नाभिकीय वेपन्स यानी इसको परमाणु बम कहते हैं में विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर दोनों के भौतिक सदृश है, किंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण बिल्कुल भिन्न भिन्न ढंग से होता है। मतलब जहाँ पे परमाणु को हमारा विस्फोट करेगा उसको हम लोग अनियंत्रित रखते हैं, मतलब नियंत्रण में वो नहीं है। लेकिन जहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में यह काम करेगा यूरेनियम, वहां पे हम इसको क्या करते हैं तो नियंत्रण में करके रखते हैं। बस इस तरह से काम करता लगा। नाभिकीय संलयन, आजकल सभी व्यावसायिक रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किंतु एक सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की एक दूसरी संभावना भी है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।
संलयन का अर्थ है एक भारी नाभिक को बनाने के लिए दो हल्के नाभिक को एक साथ जोड़ना। दो हल्के नाभिकों के रूप में अधिकतर सामान्यतः हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समस्थानिक हीलियम नाभिक बनाने के लिए किए जाते हैं। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन लिया गया है और उसको जब जोड़ा गया तो क्या बन गया, हीलियम और प्लस साथ में एक न्यूट्रॉन अलग हुआ, 3 हीलियम बना। तो आइंस्टाइन समीकरण के अनुसार यह अभिक्रिया ऊर्जा का विशाल मात्रा निर्मुक्त करती है। चूंकि उत्पाद का द्रव्यमान मूल अलग अलग नाभिकों के द्रव्यमान के योग से थोड़ा कम है। मतलब आइंस्टाइन ने समीकरण को बनाया और उस समीकरण के अनुसार यह अभिक्रिया ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा हम लोग को देता है। चूंकि उत्पादन का द्रव्यमान मूल अलग अलग नाभिकों से हो रहा है और उसका द्रव्यमान का योग अगर देखें तो थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब जिस प्रकार से अभिक्रिया हो रहा है वैसे ही हमारा तारा में या सूर्य में इसी प्रकार का संलयन का अभिक्रिया होता है। नाभिकों का संलयन करवाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्त चरम है, करोड़ों डिग्री का ताप और करोड़ों पास्कल का दाब इस पे लगभग इतना काम करता है। हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यूरेनियम या प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित नाभिकीय बम हाइड्रोजन बम के क्रोड में रखा जाता है। नाभिकीय बम एक पदार्थ में अंतः स्थापित रहता है जिसमें ड्यूटेरियम और लिथियम रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, ड्यूटेरियम और लिथियम। जब विखंडन पर आधारित बम का विस्फोट होता है तो कुछ माइक्रो सेकेंड में इस पदार्थ का ताप 10 का पावर 7 केल्विन तक बढ़ जाता है। मतलब इसका जब दोनों में क्या कहता है संयोग होगा तो तुरंत में लगभग माइक्रो सेकेंड में क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा का विध्वंसकारी मात्रा निर्मुक्त होता है। ऊर्जा का बहुत ऐसा बड़ा मात्रा निर्मुक्त हो जाता है जिसमें क्या हो जाएगा, वो ध्वंस कर देगा सब कुछ। ध्यान दे, भूष्म ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से भिन्न है। भूष्म ऊर्जा जो है यह नाभिकीय ऊर्जा से एकदम अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण परिणाम। यद्यपि ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं तथापि ऊर्जा के किसी स्रोत का उपयोग पर्यावरण को किसी न किसी तरह क्षुब्ध करता है। सही बात है, बोल रहा है किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा का कोई भी मात्रा जो है वो ऊर्जा को क्या करेगा, क्षुब्ध करेगा। किसी दी गई स्थिति में स्रोत जिसका चयन हम करना चाहेंगे निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उस स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता, पहला बोल रहा उस स्रोत से ऊर्जा का क्या, निष्कर्षण और सुगमता। स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की मितव्ययता, उपलब्ध प्रौद्योगिकी क्षमता, पर्यावरण क्षति जो उस स्रोत के उपयोग के कारण होता है। मतलब यह पर्यावरण पर जो है मतलब आधारित है और इस पर पर्यावरण पर आधारित होने के साथ साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव भी डाल रहा है। ठीक है, यद्यपि हम स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी की चर्चा करते हैं फिर भी यह कहना अधिक सही होगा कि आमुख स्रोत दूसरे स्रोत से अधिक स्वच्छ है। मतलब यह जो स्रोत है सीएनजी दूसरे स्रोत से थोड़ा सा अच्छा है। हम जान चुके हैं कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने के कारण वायु प्रदूषण होता है। मतलब किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन, चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, कुछ भी अगर हम जलाते हैं, चाहे डीजल ही हो चाहे पेट्रोल हो, कुछ भी जलाते हैं तो क्या है, एक प्रकार से उससे हमको प्रदूषण होता है थोड़ा। कुछ स्थितियों में युक्ति जैसे सौर सेल का वास्तविक परिचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है, किंतु उस युक्ति का सज्जीकरण किसी पर्यावरण क्षति का कारण बना होगा। अपने पूरे कार्यकाल में कम क्षति पहुंचाने वाले अधिक अस्थायी युक्तियां उत्पन्न करने के लिए इन क्षेत्रों में अनुसंधान जारी है। मतलब इन सब के लिए जो काम सही ढंग से हो उसके लिए बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। कितने समय तक कोई ऊर्जा स्रोत टिकेगा, हम जीवाश्म ईंधनों पर अधिक समय तक निर्भर नहीं कर सकते। अगर जीवाश्म ईंधन पर सोचेंगे हमारा सब काम चलते रहेगा तो ये संभव नहीं है। ऐसे स्रोत जो किसी दिन समाप्त हो जाएगा ऊर्जा के समाप्त होने वाले या अनवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो पुनः उत्पन्न किया सकते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। जो मान लो कि उत्पन्न फिर से नहीं किया जा सकता तो उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। और जिसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं।
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं या जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा लगातार उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिसकी आपूर्ति असीमित है। सूर्य, पवन, बहता पानी आदि इसके उदाहरण जो बार बार बन सकता है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अतीत में उत्पन्न किए गए थे, जिसका आपूर्ति सीमित है या जिसे हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के उदाहरण है जिसको हम लोग स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन इसको बनने में लंबा टाइम लगेगा। ऊर्जा के स्रोत के नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में वर्गीकरण के अनेक लाभ हैं। इससे यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि कौन से उपलब्ध ऊर्जा स्रोत को भविष्य के लिए संरक्षित करना है। इस तरह से हम लोग को ज्यादा दिमाग में रखना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत को ज्यादा मात्रा में जमा करके रख सके। साथ ही यह ज्ञान की ऊर्जा के ये स्रोत अनवीकरणीय हैं और ये कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो कि हमारे लिए अनवीकरणीय, जिसको हम लोग बना नहीं सकते। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए हमें सुझाव देता है कि इसको हम लोग जो बन नहीं सकता उसको हम लोग कम से कम मात्रा में खर्च करेंगे तो हमारे क्या होगा, हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो इस प्रकार से आज ये लेसन तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है ना, और साथ ही साथ फिजिक्स का पूरा लेसन। तो तुम लोगों का ये फिजिक्स का पूरा बुक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस पे चलेंगे। तुम्हारा न्यूमेरिकल और जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ थ्योरिकल सवाल है, उन सब पर चलेंगे। कुछ चित्र है ना, ये सभी सारा चीज का वर्णन हम लोग अलग अलग से वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। तो ये तुम्हारा क्लास रहा। साथ ही साथ जो आपको बताया गया है, प्रत्येक दिन माँ पिताजी को पैर छूकर प्रणाम करना है। कोरोना काल में कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, पढ़ाई अधिक से अधिक करें। ओके, बाय।